हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जल्दी जल्दी आप सभी लोग लाइव आ जाइए और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हमने जो पिछला टॉपिक था वो हमने क्या पढ़ा था। तो मैं बता दूं हमारा जो टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है और उसी के अंतर्गत हमने बक्कल कैविटी को क्लियर किया था। बक्कल कैविटी को क्लियर करने के बाद आज जो हमारा टॉपिक होगा हम उससे जो आगे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ईसोफेगस। आपको वो मैप याद होगा जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया था आपको, और वही सारी चीज़ें वहीं से मैं आगे आगे थोड़ा थोड़ा क्लियर करते चलेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक इमेज के जरिए मैं क्लियर करा देता हूँ कि इस टाइप से जो हमारा ये जो है ईसोफेगस उसे हमें क्लियर करना है, और ईसोफेगस यहाँ से ये फिर हमारा लीवर मतलब अमाशय हो जाता है। तो ये जो फूड पाइप है इसे हम कहते हैं ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे लिए ईसोफेगस क्यों इंपॉर्टेंट है। एच हटा देता हूँ यहाँ से बीच में से। ईसोफेगस आपको याद रखना है। ईसोफेगस को हम कहते हैं ग्रासनली। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रासनली या ग्रशनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रशनी। और ये जो पार्ट्स है ये हमारा अमाशय का पार्ट्स है। किसका पार्ट है? अमाशय का। अमाशय हम कहते हैं स्टमक। क्या कहते हैं? स्टमक। ऐसे कुछ चीजें हमने क्लियर करी थी। यहां पर एक तस्त्रीनुमा एक चपटी संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस को हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो आपको याद रखना है एपिग्लॉटिस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बनेगा, कैसे क्या बनेगा। तो इसे हम बोलते हैं उपकंठ। क्या बोलते हैं? उपकंठ बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा विक्स का प्रचार, और इस पर एक विक्स का जो रेफर है उसके अंदर गले में अटक जाता है और वो इधर उधर हिलता है। ये वही एपिग्लॉटिस है। अभी बताऊंगा कि इनके यूजेस क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ईसोफेगस का क्या योगदान है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं आपको। तो पढ़ते हैं ईसोफेगस को। तो हेडिंग बना देता हूँ मैं, ईसोफेगस को हम क्या कह रहे हैं? तो ग्रशनी कह रहे हैं। ग्रशनी या क्या कहते हैं? ग्रासनली। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रशनी या ग्रासनली कहते हैं। अब आप देखेंगे कि ग्रशनी या ग्रासनली से आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बनने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले ग्रासनली की लंबाई कितनी होती है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है। अगर क्वेश्चन आए ईसोफेगस की कुल लंबाई कितनी होती है तो आपको बता दूं ये होती है 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर ईसोफेगस की कुल लंबाई होती है। अगर हम बात करें तो ये ईसोफेगस करती क्या है, तो आप देख सकते हैं इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो बक्कल कैविटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को हम कह रहे थे मुख गुहा, ओरल कैविटी, माउथ कैविटी भी नाम से उसे जानते थे। तो देखिए, बक्कल कैविटी से पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो आपका क्या कहलाएगा? ईसोफेगस कहलाएगा। ये क्या होता है? मुख गुहा को किससे? अमाशय से। अगर हम बात करें कि आपसे पूछा जाए अमाशय को मुख गुहा से जोड़ती है, अमाशय को किससे जोड़ती है? मुख गुहा से जोड़ती है। तो मोस्टली आपको याद रखना है, या तो आप कह सकते हो मुख गुहा को अमाशय से जोड़ती है, या अमाशय को किससे जोड़ती है? मुख गुहा से जोड़ती है। तो आप कह सकते हो यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ती है, यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ती है। टू कनेक्ट, देखिए तो ये कनेक्ट करती है। क्या करती है? कनेक्ट स्टमक टू बक्कल कैविटी आप बोल सकते हो, या बक्कल कैविटी टू कनेक्ट स्टमक। दोनों ही चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कंडीशंस में बात करें तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा यहां पर, तो बता देखो, ये जो ग्रशनी होती है यहां पेरिस्टाइलिस मोशन होता है। पेरिस्टाइलिस मोशन होता है। पेरिस्टाइलिस मोशन को हम बात करते हैं कि भोजन का क्रमानुकंचन, भोजन का क्रमानुकंचन होता है। क्रमानुकंचन से मतलब क्या होगा वो आपको समझाऊं। तो देखिए, भोजन का क्रमानुकंचन से मतलब निकलेगा कि भोजन जब इस नली में आता है तो क्या होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोलगेट का पेस्ट हमारा जब खत्म होता है तो हम आगे आगे बढ़ाते चलते हैं, पीछे का हिस्सा बराबर होता रहता है। तो कंडीशंस में क्या होगा, ये जब नली यहां पर ऐसे ऐसे भोजन बसेगा, जब यहां आएगा तो ये फूल जाएगा, फिर यहां से भोजन कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा, तो ये वापस अपने उसी अवस्था में आ जाएगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर ऐसे, तो ये ऐसे कंजस्टेड होते 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 निकलता रहता है। क्योंकि ये मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है तो ये भोजन का क्या करता है? क्रमानुकंचन करता है। तो पेरिस्टाइलिस मोशन जो होता है वो कहां होता है? वो यही होता है, भोजन का क्रमानुकंचन होता है। अगर हम बात करें कि भोजन अपने आकार के अनुसार यहां पर क्या हो जाता है? व्यवस्थित होता है। तो यहां क्या होता है? यहां भोजन अपने आकार के अनुसार व्यवस्थित होता है।
ठीक है। तो यहाँ भोजन अपने आकार के अनुसार क्या हो जाता है, व्यवस्थित होता है। ऐसे आपको समझना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अभी देखें इसके आगे आपके क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता दूं यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस संरचना होती है। कौन सी होती है, एपिग्लॉटिस। इस एपिग्लॉटिस को हम कहते हैं उपकंठ। क्या कहते हैं, उपकंठ। अब ये एपिग्लॉटिस क्या करती है वो मैं आपको क्लियर करूं तो ये जब हम खाना खाते हैं, तो यह श्वास नली को बंद कर देता है। जब भोजन निगलते हैं तब देखो ये क्या होता है, एपिग्लॉटिस जो होता है मैंने बताया विक्स की गोली वाला, आपको याद होगा, उससे जो लटका होता है वो बीच में हमारे तालू के ऊपर। तो आप देखेंगे कि जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो हमारा भोजन पाइप को बंद कर देगा, फूड पाइप को बंद कर देगा। और जब हम मतलब भोजन नली को बंद करने की बोल रहा हूँ कि जब हम भोजन निगलते हैं तो ये हमारी श्वास नली को क्या करेगा, बंद करेगा। और जब हम सांस ले रहे होंगे तो हमारी फूड पाइप को क्या कर देता है, बंद कर देता है। अगर ये डिस्टर्बेंस होता है, जब हम खाना खाते हैं तो श्वास नली को क्या कर देगा, बंद कर देगा। और जब सांस ले रहे होंगे, जब सांस लेते हैं तो क्या कर देता है, तो हमारी भोजन नली को बंद कर देता है। ठीक है। तो हमारी किसको बंद कर देता है, भोजन नली को बंद कर देता है। अब देखिए एक दूसरे के पूरक है, और जब कभी इस समस्या आ जाती है इसमें तो हमें क्या लग जाता है, ठसा वगैरह लग जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पानी वानी हमारे गले में फंस जाता है और फिर हमें खांसी वगैरह आती है, फिर हम कहते हैं अरे बड़े आराम से खाना खाओ, धीरे धीरे खाओ, इतनी जल्दी क्या है। तो कंडीशंस में आप लोगों ने देखा होगा एपिग्लॉटिस एक इसी प्रकार की संरचना है। जब हम भोजन को निगल रहे होते हैं तो ये हमारी फूड पाइप को श्वसन नली को बंद कर देता है, ये वाली को, है ना। देखो अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, जैसे हमारे ये आप बात करें ईसोफेगस, यहाँ पर कुछ नलियां होती हैं ऐसे, तो एक नली इस टाइप से आती है, एक नली इस टाइप से आती है। अब एक नली तो यहाँ पर चली गई और यहाँ से इसने दो फेफड़े, यहाँ से इसने फेफड़ों में ये कन्वर्ट हो गई। और एक नली जो यहाँ से आई थी वो हमारी सीधे सीधे यहाँ से आकर किस में चली गई, अमाशय में चली गई। यहाँ पर एक अमाशय में चली गई, तो ये एक अमाशय में, और यहीं पर ये एपिग्लॉटिस होता है, तो एक इसको बंद करता है और एक इसको बंद करता है। तो ऐसे आपको समझना है थोड़ी सी चीज़ों को, और ये फिर आगे की ओर पे काम करती रहेगी। तो आप एपिग्लॉटिस का काम समझ गए होंगे। जब खाना खाते हैं तो श्वास नली को बंद कर देता है, और जब सांस लेते हैं तो हमारी भोजन नली को क्या कर देता है, ये बंद कर देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं, या उपकंठ के नाम से हम जानते हैं। तो जल्दी जल्दी मुझे क्लियर कर दें, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं। अगर समझ में आ गए हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए। चलिए चलो बहुत बढ़िया, आपको अगर समझ में आया है तो फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर कर लेनी है। चलिए अभी मैं आगे बढ़ने वाला हूं कि यहां से आपके लिए और क्या चीजें इंपॉर्टेंट बनेंगी, तो उन सारी चीजों को मैं क्लियर करता हूं। देखिए अभी कुछ चीजों को हम क्लियर करेंगे, तो जैसे कि कुछ नहीं, अभी मैं कुछ चीजों को क्लियर कर देता हूं आपको। चलो तो फिर हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें इससे आगे पढ़ना है अमाशय। अब देखेंगे आप लोग इस अमाशय को थोड़ा सा गौर करेंगे। आज हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका नाम है स्टमक। क्या पढ़ने वाले हैं, स्टमक। स्टमक को हम क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। हम क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। और क्या कहते हैं, उदर कहते हैं। और क्या कहते हैं, उदर कहते हैं। और हम इसे क्या कह सकते हैं, तो पेट कह सकते हैं। अपनी भाषा में बात करें तो हम सामान्य भाषा में इसे पेट भी कह सकते हैं, पेट, है ना। ऐसे याद रखना है। अब देखिए अमाशय के जो पार्ट्स हैं उनको मैं समझा दूं आपको कि इसको हम कहते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यहाँ का जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं कार्डिया। कौन सा पार्ट कहते हैं, कार्डिया। बीच का जो होता है वो होता है फेंडस, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट होता है यहाँ पर लोअर, इसके कहते हैं पाइलोरिक। कौन सा पार्ट होता है, पाइलोरिक। तो अमाशय में हम जब कुछ पार्ट्स को पढ़ेंगे तो मैं 3 पार्ट्स को बताऊंगा। अभी कैसे पढ़ते हैं उनको बताएंगे, पहले आपको कुछ अमाशय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। सबसे पहले आपसे अगर अमाशय से रिलेटेड क्वेश्चंस जब आएंगे तो हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो सारी चीजें क्लियर करें। सबसे पहले तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इसका आकार कैसा होगा। सबसे पहले इसका शेप कैसा होता है, शेप मतलब आकार। इसका जो आकार है वो आकार कैसा होता है तो आपको बता दूं, देखो आप यहां पे देख सकते हो, तो ये कुछ जे टाइप लग रहा है, ऐसे हम जे बनाते हैं उसी टाइप से दिख रहा है। तो ये हमारा कैसा होता है, जे शेप्ड होता है। तो इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, जे शेप्ड,
ठीक है, जे की आकृति का होता है, जे की आकृति का होता है, ऐसे आप याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि अमाशय का कलर कैसा होता है, इसका जो रंग है वो कैसा होता है, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो रंग होता है वो होता है लाल रंग का, रेड कलर। कैसा होता है? रेड कलर। तो इसका रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ऐसे आपको क्लियर करना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अमाशय में जो अगर हम बात करें तो अमाशय के कितने पार्ट्स होते हैं, तो अमाशय के 3 पार्ट्स होते हैं। मैं आपको बता दूं 3 पार्ट्स हम पढ़ाएंगे, 3 पार्ट्स, 3 भाग, है ना। देखो कैसे, मैंने अभी पढ़ाया था आपको कार्डिया, ठीक है, कार्डिया पढ़ाया था। कोई कोई 4 भी कहते हैं, बॉडी पार्ट्स को भी ले लेते हैं, तो बॉडी भी बात कर लेते हैं। तो आपको यहां पर तो सबसे पहले समझना है कार्डिया, दूसरा हम बात करेंगे तो फेंडस, और तीसरा हम बात करेंगे पाइलोरिक। ये तीनों चीजों को आपको थोड़ा सा क्लियर करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, और मैं इन सब चीजों को क्लियर करूंगा, ठीक है। देखो कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कार्डिया, तो सबसे ऊपरी भाग होता है लिवर का, सबसे स्टमक का सबसे ऊपरी भाग, किसका? स्टमक या अमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि हमारे अमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है ये, और क्या होता है, किससे जुड़ा होता है ये? तो ग्रास नली से जुड़ा होता है। किससे? ग्रास नली से जुड़ा होता है, टू कनेक्ट विद टू द इसोफेगस। अगर हम बात करें तो ग्रास नली से जुड़ा होता है। क्लियर? तो ये किससे जुड़ा होता है? ग्रास नली से। आप देख सकते हैं यहां पर कि ये किससे जुड़ा हुआ है? हमारी ग्रास नली से जुड़ा हुआ है। तो अगर भोजन एक बार इसोफेगस से स्टमक में आ गया तो स्टमक से वापस नहीं जाता। कौन सा पार्ट नहीं जाने देता? तो आप कह सकते हैं कार्डिया नहीं जाने देता। कि अगर भोजन एक बार इसोफेगस से किस में आया है, आपके स्टमक में आया है, तो ये कार्डिया पार्ट ही होता है जो भोजन को वापस इसोफेगस में नहीं जाने देता है। ऐसे करके आपको ये सारी चीजें क्लियर कर लेनी है। तो ग्रास नली से जुड़ा होता है, भोजन को वापस नहीं जाने देता, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में फेंडस की बात करें तो मध्य भाग होता है, मिडिल पार्ट्स होता है। कौन सा? मध्य भाग। हिंदी में ही बोल देता हूं, मध्य भाग, मिडिल पार्ट्स होता है, मध्य भाग होता है ना। अब अमाशय का मध्य भाग को हम क्या कहते हैं? फेंडस कहते हैं। अब ये मध्य पार्ट होता है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं लेके चलूंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा। पाइलोरिक की अगर बात करें तो पाइलोरिक में इंपॉर्टेंट क्या होगा? तो ये निचला पार्ट्स होता है, सबसे निचला भाग होगा, ठीक है। ये आप इमेज से भी देख सकते हो, निचला भाग होता है। सबसे निचला भाग कौन सा होगा? पाइलोरिक होगा। अब पाइलोरिक में आपको क्या इंपॉर्टेंट बताऊं कि ये डुडेनम से जुड़ा होता है। छोटी आंत में डुडेनम पार्ट होता है, डुडेनम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? डुडेनम से जुड़ा होता है। और डुडेनम पार्ट जो है वो किसका है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, छोटी आंत का। किससे जुड़ा होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, डुडेनम से जुड़ा होता है, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। अगर मैं बात करूं, आपसे अगर क्वेश्चन आए कि अमाशय से कौन सा रस निकलता है, तो आपको याद है अमाशय से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसे हम जठर रस कहते हैं। तो अमाशय से कौन सा रस निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस अमाशय से निकलता है, इसे हम क्या कहते हैं? जठर रस। अगर आपसे पूछा जाए कि अमाशय की किन ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, तो आप कहेंगे पाइलोरिक ग्लैंड से। किससे निकलता है? पाइलोरिक ग्लैंड से या पाइलोरिक ग्रंथियों से। तो अमाशय से जठर रस जो निकलता है वो जठर रस कहां से निकलता है? पाइलोरिक ग्रंथियों से निकलता है। तो आपको ऐसे भी समझ में आना है कि गैस्ट्रिक जूस जो अमाशय में पाया जाता है, जिसे हम जठर रस कहते हैं, ये जो जठर रस है वो पाइलोरिक ग्रंथियों से निकलता है। अब अगर मैं बात करूं कि जठर रस होता कैसे है, तो ये नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक से मतलब अम्लीय होता है। ये कैसा होगा? अम्लीय होता है। तो ये नेचर में कैसा होगा? अम्लीय होगा। ये भी आपको याद रखना है कि जठर रस कैसा होता है आपका? अम्लीय होता है। क्लियर कर पाएंगे इनको? चलिए अभी मैं इन सारी चीजों को क्लियर करूंगा और आगे, तो अभी आपको और सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। देखो गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार की जो है सेल्स पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक जूस में भी क्या पाई जाती हैं? 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन उन सेल्स को आपको मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। ऑक्जेंटिंग सेल होती है, म्यूकस होती है, जाइमोजन सेल्स होती हैं, तो कुछ सेल्स पाई जाती हैं। इन तीनों को मैं थोड़ा सा ज्यादा चाहो तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, आप समझ लें। पहले मुझे ये बताइए इतना सारा चीजें क्लियर है कि नहीं है? एक बार रिवीजन कराता हूं फटाफट, आप समझ लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो अगर आपसे पूछा जाए स्टमक का आकार कैसा होता है, तो आप कहेंगे जे शेप्ड होता है। कलर कैसा होगा? लाल रंग का होगा। 3 भाग में पाया जाता है लीवर, एक होता है कार्डिया, एक होता है फेंडस, एक होता है पाइलोरिक। तीनों में बात करें, कार्डिया सबसे ऊपरी भाग होता है, ग्रास नली से जुड़ा होता है। फंडस इसका मध्य पार्ट होता है। पाइलोरिक इसका निचला भाग होता है जो डुडेनम से जुड़ा होता है। डुडेनम छोटी आंत का पार्ट होता है, आप जानते हैं
चलिए, अब पाइलोरिक ग्रंथियों से कौन सा रस निकलेगा? जठर रस निकलेगा, जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। नेचर में कैसा होता है? ये एसिडिक होता है। नेचर में कैसा होता है? अम्लीय होता है। नेचर में कैसा होगा? अम्लीय होगा। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर करनी थी यहाँ से। चलिए, बहुत जल्दी आपको क्लियर है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे यहां से आपके लिए और क्या चीजें इंपॉर्टेंट बनने वाली हैं, उन सारी चीजों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, अब हम देखेंगे स्टमक से रिलेटेड कुछ और बातें। देखो, अगर हम बात करें गैस्ट्रिक जूस, इसे हम कहते हैं जठर रस। जठर रस में कुछ 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इनमें जो सबसे बात करें तो सबसे ज्यादा आता है ऑक्जेंटिक सेल। कौन सी सेल? ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं क्लियर करूंगा। हिंदी में भी लिखा दूं मैं आपको ऑक्जेंटिक, वरना आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा इंग्लिश चल रही है। ऑक्जेंटिक सेल। इसके बाद में बात करें तो कौन सी होती है? म्यूकस। म्यूकस एक झिल्ली होती है, म्यूकस लेयर होती है, श्लेष्मा झिल्ली बोलते हैं, म्यूकस, है ना? एक म्यूकस होता है यहाँ, तो आपको म्यूकस भी क्लियर करना है। और तीसरी जो होती है वो होती है जाइमोजिन। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, आपको नहीं पढ़ाएंगे। जाइमोजिन सेल्स, है ना? मोस्टली हमारी लिवर की इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं ये तीनों, तो आपको याद रखना है। अब देखिए, ऑक्जेंटिक सेल से ही कौन सा अम्ल निकलता है? HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी होती हैं कि अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पूरा नाम क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या आप हिंदी में भी बोल सकते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किन कोशिकाओं से निकलता है, अब क्या कह सकते हैं? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकलता है। अब ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अमाशय में पाई जाती है। अमाशय में कहाँ पाई जाती हैं? तो आप कह सकते हो जठर रस में। अब जठर रस कहाँ होता है? तो पाइलोरिक ग्रंथियों में होता है। ऐसे आपको क्वेश्चन क्लियर करने हैं, सारी चीजों को क्रम बाय क्रम क्लियर करेंगे, ठीक है? चलिए, अभी HCl से क्वेश्चन क्लियर कराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, मानव बॉडी में पाया जाने वाला एकमात्र अम्ल। अगर हमारे शरीर में कोई भी अम्ल पाया जाता है तो वो कौन सा है? वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो मानव बॉडी में पाया जाने वाला एकमात्र अम्ल, मानव बॉडी में पाया जाने वाला या मानव शरीर में पाया जाने वाला एकमात्र अम्ल, ठीक है? देखो, एकमात्र से मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर ये टोटल एसिड होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, तो आपको याद रखना है। तो ये क्या होता है? मानव बॉडी में पाया जाने वाला एकमात्र अम्ल है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है। ऐसे आपको याद रखना है। किन कोशिकाओं से निकलता है? तो ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहां होती हैं? जठर रस में। और जठर रस कहां से निकलता है? तो पाइलोरिक ग्रंथियों से। ऐसे आपको समझ में आना है, क्लियर? अब देखिए, अगर हम बात करें HCl है तो जाहिर है कैसा है? एसिडिक होता है। एसिडिक से मतलब इसका क्या होता है? अम्लीय। एसिडिक से मतलब क्या है? ये अम्लीय होता है। तो इसका pH वैल्यू कितना होगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, तो आपको बताना है 1.4 होती है। कितनी होती है? 1.4। तो इसका pH वैल्यू कितना होगा? 1.4 होगा। क्लियर करना है। अब इसका कार्य क्या है? हमारी बॉडी में कार्य क्या है? इसका जो कार्य है वो हमारी बॉडी में क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन आएगा, तो हम कहेंगे भोजन से बैक्टीरिया मारने का कार्य है, मारने का कार्य, ठीक है? और क्या करता है? और भोजन से जो कंकड़ पत्थर भी होते हैं जो हम खा लेते हैं कभी कभी, कितना भी हार्ड कोई भी चीज हम खा ले, उसको भी ये पचाने की क्षमता रखता है। तो भोजन से कंकड़ पत्थर आदि का पाचन करने में सहायता, पाचन करने में सहायता करते हैं, ठीक है? तो भोजन से कंकड़ पत्थर आदि करने में या इनका पाचन करने में क्या करता है? सहायता करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है? भोजन की अम्लीयता को क्या करेगा? बनाए रखता है, भोजन की अम्लीयता को बढ़ाता है। अब जाहिर है अम्ली है तो भोजन की अम्लीयता तो बढ़ाएगा ही, ये आप सब लोग जानते ही हैं, तो इसको क्लियर करना है आपको, ठीक है? अब देखिए, HCl अम्ल है तो इतना ज़्यादा अम्ल है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में जो HCl अम्ल होता है ये इतना एसिड है, तो हमारी बॉडी के पार्ट जलते क्यों नहीं है?
जलते क्यों नहीं है, समाप्त क्यों नहीं होते? क्योंकि आप देख सकते हो इसलिए समाप्त नहीं होते क्योंकि हमारी बॉडी में एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। म्यूकस एक श्लेष्मा होता है। म्यूकस क्या है? म्यूकस कोशिका होती है, इससे एक म्यूकस की परत बन जाती है जो हमारी HCl अम्ल से क्या करती है? रक्षा करती है। म्यूकस एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन की तरह एक झिल्ली है जो HCl से स्टमक की रक्षा करती है। क्या करती है? स्टमक की रक्षा करती है। जो HCl से क्या करेगी? स्टमक की रक्षा करेगी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की रक्षा कौन करेगी? म्यूकस झिल्ली करेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें पहले तो आप इतना समझ लीजिए, फिर मैं गैस्ट्रिक जूस को अलग से आपको क्लियर कराने वाला हूं अभी जस्ट। ठीक है, कि जठररस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो जल्दी से क्लियर करें, हाँ जल्दी से बता दें। बहुत बढ़िया, चलिए सभी चीज़ें क्लियर हैं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया सभी का। देखिए इसे मैं साफ कर रहा हूँ, इसके बाद में आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। अभी देखेंगे आप क्या चीज़ें, आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है वो चीजें बताएं। अब आपको देखना है जठररस। जठररस में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा तो उनको देखेंगे। देखिए जठररस से आपसे क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे कि इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। अब जठररस में एंजाइम्स होते हैं, क्या होंगे? एंजाइम पाए जाएंगे जठररस में। अब कौन कौन से एंजाइम होंगे? एक होगा आपका रेनिन, है ना? कौन सा एंजाइम होगा? रेनिन। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो पेप्सिन। कौन सा होगा? पेप्सिन। आप पेप्सिन देख सकते हो, रेनिन, पेप्सिन। ठीक है, इसके बाद में आपको बात करें तो अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अमीनो एसिड्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा ये अमीनो एसिड्स, यानी हम हिंदी में कह सकते हैं अमीनो अम्ल। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को हम यहां से पढ़ेंगे और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी। देखिए कैसे, तो अगर आपसे पूछा जाए रेनिन एंजाइम क्या करता है, रेनिन एंजाइम क्या करता है? ये सभी एंजाइम है, तो मोस्टली रेनिन एंजाइम करता क्या है? आप कहेंगे कि ये दूध को दही में बदलता है। दूध को किस में बदलता है? दही में बदलता है। दूध को दही में बदलता है। ठीक है, तो ये दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है? कर्ड में। तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, टू मिल्क टू कन्वर्ट इनटू मिल्क टू कर्ड। आप बोल सकते हो कि ये कर्ड को, अगर हम बात करें दूध को किस में बदल देता है? मिल्क को कर्ड में बदल देता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको एक बात बताऊं कि रेनिन जो एंजाइम है ये क्या करता है? ये दूध के पाचन में मदद करता है। सीधे सीधे आप नोट कर सकते हो, दूध के पाचन में क्या कर सकता है? मदद करता है। तो दूध के पाचन में मदद हमारे शरीर में कौन सा एंजाइम करेगा? तो आप बोल सकते हो कि दूध के पाचन में मदद करने वाला एंजाइम रेनिन होगा। कौन सा होगा? रेनिन होगा। अब रेनिन एंजाइम तो होगा, लेकिन अब रेनिन से रिलेटेड कुछ और बात है कि रेनिन वयस्कों में पाया ही नहीं जाता, बच्चों में पाया जाता है। तो रेनिन एंजाइम कब खत्म हो जाता है? तो ये एंजाइम वयस्कों में नहीं पाया जाता, वयस्कों में नहीं पाया जाता। तो रेनिन एंजाइम कहाँ नहीं पाया जाता? वयस्कों में नहीं पाया जाता है, लेकिन बच्चों में पाया जाता है। ऐसे भी आपको याद रखना है, लेकिन बच्चों में क्या होता है? बच्चों में रेनिन एंजाइम पाया जाता है। तो बच्चों में जब पाया जाता है तो आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे, आपने देखा होगा कि दूध की मांग करते हैं कि हमें दूध पिला दीजिए, हमें भूख लग रही है, दूध चाहिए, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा बच्चों में। तो बच्चों में जो होता है, अगर हम बात करें तो दूध की मात्रा बच्चों में, रेनिन एंजाइम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो डिमांड करते हैं किसकी? दूध की। वयस्कों में ये दूध धीरे धीरे ये क्या होती है? एंजाइम जो होता है धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो वयस्कों में ये बहुत कम पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है, लेकिन बच्चों में ये बहुत पाया जाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर? चलो आगे बढ़े। पेप्सिन। अब पेप्सिन एंजाइम से क्या होगा? तो ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को कहां बदल देगा? पेप्टोन में बदल देता है। तो एक तो क्वेश्चन आपको यही याद रखना है कि प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। अगर मैं बात करूं तो आपसे एक क्वेश्चन भी आ जाता है यहां से कि अमाशय में सबसे पहले किसका पाचन होगा? देखिए, अगर मुख गुहा में सबसे पहले पाचन की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था मुख गुहा में, लेकिन अगर अमाशय में भोजन का पाचन कैसा, अमाशय में सबसे पहले किसका पाचन होगा? तो आप बोल सकते हो अमाशय में सबसे पहले
प्रोटीन का पाचन होता है। सबसे पहले किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। अमाशय में सबसे पहले प्रोटीन का पाचन होता है। या पाचन किसका शुरू होता है? प्रोटीन का शुरू होता है। देखिए कंप्लीट पाचन नहीं होता, केवल कॉम्प्लेक्स फूड होता है ये। कॉम्प्लेक्स फूड मतलब थोड़ा सा तोड़ दिया जाता है। तो प्रोटीन यहां पर किस में बदल जाती है? पेप्टोन में बदल जाती है। तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन केवल होता है। सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहां शुरू होता है? अगर ये क्वेश्चन आए तो आप कहेंगे अमाशय में। लेकिन कंप्लीट पाचन कहां होगा? तो आपको कहना पड़ेगा छोटी आंत में। तो कंप्लीट पाचन प्रोटीन का कहां होगा? छोटी आंत में। लेकिन अमाशय में इसकी क्या होती है? शुरुआत। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि सबसे पहले प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहां से होती है, या प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहां से प्रारंभ होता है? तो आप क्या कहेंगे? स्टमक कहेंगे। क्लियर? तो ऐसे आपको याद रखना है। अब अमीनो एसिड्स की बात करें तो आप लोग जानते होंगे अमीनो एसिड्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में? तो टोटल हमारे 20 होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। और 20 हमारी पूरी बॉडी में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें से 10 हमारे लिए नेसेसरी होते हैं यानी अनिवार्य होते हैं, और 10 अननेसेसरी होते हैं, अनअनिवार्य होते हैं। तो टोटल हमारे में 20 होते हैं। ये हमें कहीं ना कहीं से प्राप्त होते रहते हैं, तो उसको हम क्लियर करेंगे। तो ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का करते हैं। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करने वाले कौन है? अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो अम्ल हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन को यहां पर किस में तोड़ा गया? पेप्टोन में तोड़ा गया, है ना? पेप्टोन। तो प्रोटीन को किस में तोड़ा गया? पेप्टोन में। तो ये कैसा हुआ? पार्शियल डाइजेशन हुआ। कैसा हुआ? पार्शियल डाइजेशन। ये यहां पर कैसा हुआ? पार्शियल डाइजेशन हुआ, मतलब आंशिक पाचन हुआ, कम कम, बहुत कम कम पाचन हुआ, आंशिक पाचन हुआ। और जब ये पेप्टोन किस में जब ये प्रोटीन किस में टूटे? पेप्टोन्स में। और पेप्टोन अगर हम बात करें पेप्टोन किस में टूटे? फिर से प्रोटीन में। और प्रोटीन किस में बदल जाए? अमीनो अम्ल्स में। जब ये अमीनो अम्ल्स में बदल जाएंगी, अमीनो एसिड्स में दोबारा बन जाएगी, तो इसे ही कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहेंगे। जब ये वापस पेप्टोन प्रोटीन में बदले, प्रोटीन से अमीनो अम्ल्स में बदले, तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो होता है हमारा छोटी आंत में। ऐसे याद रखेंगे। यहां पर आपको थोड़ा सा समझना था केवल कि अमीनो अम्ल्स कितने पाए जाते हैं? 20। और ये भी कहां होते हैं? हमारे जठर रस में होते हैं। तो ऐसे करके आपको कुछ चीजें क्लियर करनी थी, तो ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो आपको मैं क्लियर करा दूंगा वो सारी चीजें, ठीक है? जल्दी जल्दी आप सब इसको एक बार समझ लें और क्लियर कर लें। बता दें मुझे फिर। चलो, तो आपको क्लियर हो गया होगा बाकी का ये सारी चीजें, तो मैं इसे फिर क्लियर करूंगा, ठीक है? चलिए अब देखते हैं। आपने इन सारी चीजों को बड़े अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम्स के लिए, है ना? बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़िए। अब इसके बाद में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा उसको देख लें। इसके बाद में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा वो बनेगा स्टमक के कार्य। स्टमक के कार्य, देखिए स्टमक के कार्यों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसका कार्य क्या है? भोजन को मथना और भोजन का रासायनिक पाचन करना। तो दो ही कार्य होते हैं। तो स्टमक के कार्य क्या है? भोजन को मथना, भोजन को मथना, ठीक है? तो भोजन को मथने से मतलब क्या होता है? मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड। मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड, मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड। तो हम भोजन को मथते हैं इससे, और क्या करते हैं? भोजन का रासायनिक पाचन करना। भोजन का क्या कराना? रासायनिक पाचन कराना। भोजन का क्या करना? रासायनिक पाचन करना। अब भोजन का रासायनिक पाचन कैसे होता है? केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, ऐसे आपको याद रखना है। तो भोजन का रासायनिक पाचन करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। क्लियर? अब देखिए कुछ शाकाहारी जानवर होते हैं, कुछ कौन से शाकाहारी जानवर? जैसे काऊ, बफेलो, काऊ बफेलो, ठीक है? तो काऊ और बफेलो में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? ठीक है, काऊ और बफेलो में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? तो उन सारी चीजों को मैं क्लियर करूं, ठीक है? इन्हें हम जो एनिमल्स बोलते हैं, कौन से एनिमल्स बोलते हैं? शाकाहारी। कौन से बोलते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी से मतलब होगा रूमिनेंट्स। क्या बोलेंगे? रूमिनेंट्स। शाकाहारी जानवरों को हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स एनिमल्स कहते हैं, है ना? ऐसे आपको याद करना है, ठीक है? हम किन्हें कहते हैं? रूमिनेंट्स को कहते हैं।
ठीक है। तो शाकाहारी हम किन्हें कह रहे हैं, रूमिनेंट्स को कह रहे हैं। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे बफेलो की स्पेलिंग गलत लिखी है आपके लिए, बिल्कुल भी BUFFALO होता है बफेलो, है ना, BUFFALO होता है बफेलो। तो शाकाहारी जानवर कौन से होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं। रूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं इनमें क्या होता है, कंपाउंड स्टमक पाया जाता है। कंपाउंड मतलब जिसमें इनके हमारा जो स्टमक होता है उसके 3 चैम्बर थे, इनके में क्या होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। तो इनकी हमारी पाचन क्रिया जो होती है वो एक बार में पूरी हो जाती है, लेकिन इनकी पाचन क्रिया होती है जो 4 चरणों में पूर्ण होती है। जैसे अगर हम बात करें तो रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं इनमें क्या होते हैं 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स होते हैं। तो 4 चैम्बर्स में इनके प्रमुख चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए आप लोग, फटाफट में क्लियर करेंगे। एक होता है आपका रूमेन, ठीक है, एक होता है रूमेन, एक होता है रेटिकुलम, एक होता है रेटिकुलम, एक होता है ओमेसन, ठीक है, एक कौन सा होता है आपका ओमेशन होता है, एक होता है एब्डेमन, एक होता है एब्डेमन। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, एब्डेमेशम होता है, मेशम SUM आ जाएगा, एब्डेमेशम। अब रूमेन, रेटिकुलम, ओमेशन और एब्डेमेशम, तो इन सब में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूं कि रूमेन और रेटिकुलम ही केवल क्या करते हैं, सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। सेल्यूलोज मतलब गाय भैंस क्या खाते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां वगैरह ये सब कुछ खाते हैं, तो इनमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। तो हमारे अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता, लेकिन गाय भैंसों में सेल्यूलोज का पाचन होता है। तो ये क्या करते हैं, ये सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, शाकाहारी जानवर जो होते हैं उनके अंतर्गत 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, वो है रूमेन, रेटिकुलम। ज्यादातर ये 2 ही एग्जाम में आते हैं, वो 2 आते नहीं है, तो आपको याद रखना है। फिर भी मैंने 2 पढ़ा है, ओमेशन, एब्डेमेशन, तो ये आपको याद रखना है। तो रूमेन और रेटिकुलम जो होते हैं वो सेल्यूलोज का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, और ये टॉपिक जो होता है वो आज के लिए आपका हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो आपका स्टमक वाला जो पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। कल हम जो पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे छोटी आंत और इससे रिलेटेड आगे के टॉपिक। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको क्लास कैसे लगी। अगर आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का, आप सभी लोग साथ में बने रहते हैं। बाकी की जो भी परेशानियां हैं वो सब आप मुझे मैसेज के थ्रू क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करिए, हम आपकी सारी परेशानियों को दूर करेंगे। चलिए तो धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे, आप सभी को नमस्कार।